गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था इन इंडिया के विषय में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को और कई अन्य नामों से भी जानते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण आदि कई नामों से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे अगर हम देखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है। अशोक के अभिलेखों में भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई है और स्थानीय स्वशासन का उच्चतम विकास अगर देखा जाए दक्षिण भारत में चोलों के प्रशासन में दिखता है। और आधुनिक भारत में अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1882 ईस्वी के आसपास था और इसने 1882 ईस्वी में पंचायतों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। इसी कारण इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड रिपन। डियर स्टूडेंट्स, उसके पश्चात जब भारत का संविधान बन रहा था तो अनुच्छेद 40 जो संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और आवश्यक शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा। उसी पश्चात से भारत में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कई प्रयास किए गए और उनके सपनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर यही जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठन करने का सुझाव देता है। और इसी समिति के सुझाव के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया और पुनः ग्राम पंचायतों के सुधार और उत्थान के लिए अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, जिसमें कुल 13 सदस्य थे, जिसमें अशोक मेहता 13 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और अशोक मेहता समिति का सुझाव था कि पंचायतों का गठन द्विस्तरीय ढांचे के आधार पर हो और इन्होंने अपनी समिति में द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन के एग्जामों में यही पूछा जाता है
बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, और किस समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की, तो उसमें अशोक मेहता समिति थी जिसने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी। डियर स्टूडेंट्स, पुनः डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है 1986 में, जिसे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति भी कहते हैं। इसने ही सर्वप्रथम पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव दिया, और कई सुझाव दिए थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है पी.के. थुंगन समिति, जो 1988 में बनी थी, और इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, परंतु सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव भारत सरकार से की थी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम विधेयक और अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1992 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। इन्होंने 1992 में एक विधेयक संसद में लाते हैं, जो 22 और 23 दिसंबर लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, और इस पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बताने का तात्पर्य यही है कि अधिनियम और विधेयक में क्या अंतर है। जब किसी भी व्यवस्था के लिए संसद में जो कानून बनाने का एक मसौदा प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक उसे विधेयक कहते हैं। और जब दोनों सदनों में ये विधेयक पास होकर के जिस दिन राष्ट्रपति की साइन हो जाती है, उसी दिन इस विधेयक को अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कहा जाता है, जबकि ये विधेयक 92 में प्रस्तुत हुआ था। अगर एग्जाम में विधेयक की बात आती है तो 92 और अधिनियम की बात आती है तो 93। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में जो अभी तक 8 भाग थे, उसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक लाया गया या जोड़ा गया। अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहते हैं। और अभी तक जो संविधान में केवल 10 अनुसूची थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय सम्मिलित किए गए। डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया था। नेक्स्ट है ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया या संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ग्राम सभा को एक संवैधानिक निकाय घोषित किया गया। निकाय घोषित किया गया। और ग्राम सभा, डियर स्टूडेंट, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में भी अंतर होता है। ग्राम सभा किसी ग्राम के जो निर्वाचक नामावली होती है, उसमें जितने भी नाम दर्ज होते हैं, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। मतलब उन
टोटल सदस्यों को मिलाकर के ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन ग्राम सभा करती है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ग्राम सभा उसे कहते हैं जो निर्वाचक नामावली होती है, उसमें जितने सदस्यों की संख्या होती है उन सभी सदस्यों को मिलाकर के ग्राम सभा कहा जाता है। और इसका ग्राम सभा का कार्यकारी निकाय ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, मूल्यांकन आदि कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नेक्स्ट जो हुआ था सुधार, पंचायतों का गठन एवं संरचना। पंचायतों का गठन और संरचना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय बनाई गई, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जैसा कि हमने अभी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में बताया, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत। और इसमें शर्त भी थी, जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर ग्राम मध्य स्तर अर्थात मध्यवर्ती स्तर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। और तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। इसलिए पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय किया गया। और संरचना के आधार मतलब कहने का तात्पर्य, इन आधारों पर 20 लाख जनसंख्या पर मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत नहीं होगी और राज्यों के ऊपर डिपेंड भी करता था, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में 4 स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट है चुनाव विधि, प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष, दोनों विधियों से चुनाव होता था। कहने का तात्पर्य, ग्राम स्तर पर जो चुनाव होता था ये प्रत्यक्ष होता था, प्रत्यक्ष। और मध्यवर्ती स्तर पर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत में चुनाव प्रत्यक्ष कराएगा या अप्रत्यक्ष, जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाएगा। डियर स्टूडेंट, सदस्यों की योग्यता, ग्राम पंचायतों में सदस्यों की योग्यता, उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। और राज्य के विधान मंडलों की निर्वाचित होने की अर्हता जो थी, सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई। सिर्फ आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया और सभी योग्यता विधानमंडल सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई। कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, मतलब प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। और किन्हीं कारणवश अगर 5 वर्ष के पहले ये भंग हो जाती है और उसका कार्यकाल अगर 6 वर्ष से अधिक बाकी है तो 6 माह से कम अगर बचा है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। और अगर 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तो 6 माह तो चुनाव कराना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, अगर कार्यकाल 5 वर्ष के पहले भंग हो जाता है ग्राम पंचायत तो 6 माह से कम अगर समय बचा है तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। अगर 6 माह से अधिक बचा है तो चुनाव कराना अनिवार्य है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो की कड़ी में इन बिंदुओं पर चर्चा की।